हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और जेजू एयर पिछले कुछ मिनटों से जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। प्लेन पंछियों के झुंड से टकरा चुका है, जिससे इसका इंजन भी फेल हो चुका है। प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट लैंडिंग गियर को डाउन करते हैं, पर प्लेन का पहिया नीचे नहीं आता। मेडे मेडे मेडे, प्लेन में इमरजेंसी आ चुकी है। पायलट समझ जाते हैं कि अब जल्द ही प्लेन में सवार सभी 181 लोगों की जान जाने वाली है। 29 दिसंबर 2024 स्वर्णभूमि एयरपोर्ट थाईलैंड, बोइंग 737 का एक विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। एयरपोर्ट में इस प्लेन का इंस्पेक्शन किया गया। क्रू ने पाया कि सब कुछ ठीक है। प्लेन में 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर सवार हो गए। इसके बाद 175 पैसेंजर्स भी धीरे धीरे सवार होने लगे। 175 में से 173 पैसेंजर्स कोरियन ही थे। सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स ऐसे थे जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते थे। इन पैसेंजर्स में से 5 बच्चे और 93 वुमेन थे। ज्यादातर पैसेंजर्स बैंकॉक से क्रिसमस की छुट्टी बिताकर वापस लौट रहे थे। कैप्टन के पास 6820 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था, वहीं को पायलट के पास 1650 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन करीब 2:30 बजे टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को बैंकॉक थाईलैंड से टेक ऑफ करके समुद्र की ओर जाना था और यहाँ से कुछ इस तरह से मुड़ते हुए मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया जाना था। अक्सर रात के समय प्लेन्स को समुद्र के रास्ते से ही उड़ाने को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात के समय ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं और एविएशन में ये रूल है कि आप किसी का नींद हराम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप समुद्र के रास्ते से फ्लाई करें। खैर, कुछ ही घंटों में ये प्लेन साउथ कोरिया के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। सुबह की रोशनी फैल गई। समय सुबह के 8:50। प्लेन मजे से बिना किसी प्रॉब्लम की एयरपोर्ट की ओर लैंडिंग करने के लिए बढ़ रहा था। मौसम काफी सुहाना था। हल्की हल्की बादल और हवा तो ना के बराबर बह रही थी। तभी कोरियन एटीसी ने रेडियो कॉल करके बताया कि थोड़ा संभल के, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास बर्ड्स को नोटिस किया गया है। दरअसल इस एरिया में अक्सर बर्ड्स दिखाई देती है। इस एयरपोर्ट के अलावा भी करीब 13 छोटे छोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, जहां अक्सर पंछियों का झुंड दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर ये पंछियां प्लेन से नहीं टकराते। एटीसी ने भी कुछ पंछियों के झुंड को नोटिस किया और जेजू एयर को इन्फॉर्म किया। इसके करीब 3 मिनट बाद ही पायलट ने बेहद डरे हुए आवाज में कहा, मेडे मेडे मेडे, प्लेन में इमरजेंसी आ चुकी है, इंजन फेल हो चुका है। जब कभी भी एटीसी को मेडे ये वर्ड सुनाई देता है, तब एटीसी सब कुछ भूल जाएगा। कौन प्लेन आ रहा है, कौन प्लेन जा रहा है, सबको रद्द करो, सबको कैंसिल करो और अपना पूरा फोकस उस प्लेन के ऊपर दे दो जहां से मेडे कॉल आया है। मेडे मतलब बचा लो, नहीं तो मर जाएंगे। एटीसी ने तुरंत एयरपोर्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम, हर कोई तैनात हो गया किसी भी अनहोनी से लड़ने के लिए। अब प्लेन धीरे धीरे एक इंजन की मदद से नीचे आता गया, लेकिन प्लेन में और भी समस्या हो गई। पायलट लैंडिंग गियर को डाउन तो कर रहे थे, पर लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहा था। उधर प्लेन लगातार रनवे की ओर बढ़ने लगा। फाइनली पायलट ने यह डिसाइड किया कि हम गो अराउंड करेंगे। इसके बाद पायलट ने लैंडिंग प्रोसेस को रोका और प्लेन को आगे ले जाकर वापस से प्लेन को मोड़कर अपोजिट डायरेक्शन से प्लेन को लैंड कराने का प्लान बनाया। इसी दौरान वो लगातार लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से प्लेन का पहिया नीचे आ जाए, पर अफसोस प्लेन का पहिया ओपन नहीं हुआ और प्लेन बिना पहियों के यानी कि बेली लैंडिंग कर गया। प्लेन का इंजन फ्यूजलेज रनवे से रगड़ खाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। सारे व्हील्स क्लोज होने के कारण प्लेन को रोकने के लिए ब्रेक का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। शायद इसीलिए रनवे के खत्म होने से पहले ये प्लेन रुक नहीं पाया और रनवे को पार करते हुए ये बाहर जाकर आईएलएस के एक कंक्रीट दीवार से टकरा गया और फिर सब कुछ आग के गोले में बदल गया। एक ऐसी आग जिसने 181 लोगों को जिंदा जला दिया। ये आग इतना भयानक था दोस्तों, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 490 फायर फाइटर्स थे, 340 मिलिट्री वाले थे और 455 पुलिस ऑफिसर्स हादसे के वक्त मौजूद थे। फिर भी इस आग को बुझाने में 43 मिनट्स का वक्त लग गया। सिर्फ प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे 2 लोग ऐसे थे जिन्हें आग से निकाला जा सका, बाकी सभी की जान चली गई।
एयरपोर्ट में जो अपने रिलेटिव्स को रिसीव करने के लिए आए हुए थे, अब उन्हें उनका बॉडी ले जाना था। लेकिन इससे पहले सभी का डीएनए सैंपल लिया गया ताकि बॉडी को पहचाना जा सके। इतनी बुरी हालत में सभी जल चुके थे। पिछले 2 दशकों से जेजू एयर आसमान में उड़ता आ रहा था। कभी भी ये प्लेन किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुआ। ये पहला ऐसा हादसा था जो इतना भयंकर था। दोस्तों, इस प्लेन के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। जब ये प्लेन लैंडिंग करने के लिए आ रहा था, एटीसी ने वार्निंग दिया कि पंछियों के झुंड से सावधान। इसके सिर्फ 6 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। कुछ आई विटनेस थे जिन्होंने इंजन के राइट साइड से आग की लपटें निकलते हुए देखा। इस दृश्य को कैमरे में भी फिल्माया गया, इसलिए इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि मे भी प्लेन के साथ बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा और इंजन फेल हो गया होगा। पर क्या एक इंजन फेल हो जाने से प्लेन क्रैश हो जाएगा? वेल नहीं। बोइंग 737-800 का इंजन बहुत पावरफुल है। 2 इंजन तो छोड़ो, इसका एक इंजन काफी है प्लेन को उड़ाने के लिए। इसलिए तो इंजन फेलियर के बाद भी ये प्लेन जब पहली अटेम्प्ट में लैंड नहीं कर पाया तो ये प्लेन गो अराउंड के लिए निकल पड़ा और वापस से ये मुड़कर लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। अगर दोनों इंजन फेल होता तो पायलट गो अराउंड कर ही नहीं पाते। इसलिए मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंजन का फेल होना हादसे का कारण नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं लैंडिंग व्हील्स की। आखिर ये ओपन क्यों नहीं हो पाया? दोस्तों, लैंडिंग व्हील कनेक्ट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम से। अगर हाइड्रोलिक्स फेल हो जाता है तब भी ऐसा नहीं है कि प्लेन का लैंडिंग व्हील ओपन ना हो, क्योंकि प्लेन में भी 3 हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। एक फेल हुआ तो दूसरा फेल हुआ तो तीसरा और तीसरा भी फेल हो जाए। ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। वीडियो फुटेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेन का फ्लैप्स 0 पर है। राइट साइड का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव है। रिवर्स थ्रस्ट इंजन में एक डोर होता है जो लैंडिंग के वक्त प्लेन को धीमा करने में मदद करता है, लेकिन लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट फेल हो चुका है। ये है बोइंग 737 का हाइड्रोलिक चार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है। राइट साइड का रिवर्स थ्रस्ट ऑन है, इट मींस हाइड्रोलिक सिस्टम बी सही से काम कर रहा होगा। लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव नहीं है, इट मींस हाइड्रोलिक सिस्टम ए फेल हो गया होगा। बात करते हैं फ्लैप्स और लैंडिंग व्हील की, तो प्लेन का फ्लैप स्टैंड बाय सिस्टम और सिस्टम बी दोनों से कनेक्ट होता है। इट मींस दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम में से कोई भी वर्किंग में होता तो फ्लैप्स एक्टिवेट हो जाता। वहीं बात करें लैंडिंग व्हील की, तो ये तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। अगर तीनों में से कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग में होता तो लैंडिंग व्हील ओपन हो जाता। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन है। रिवर्स थ्रस्ट के अनुसार सिस्टम बी सही था और फ्लैप्स के अनुसार सिस्टम बी डेड था और लैंडिंग व्हील के हिसाब से तीनों का तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम डेड था। आखिर ये कैसे हो सकता है? तीनों का तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम डेड होना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, वो भी बर्ड स्ट्राइक से। बर्ड स्ट्राइक और हाइड्रोलिक सिस्टम इन दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इस कंफ्यूजन पर मैं अपनी राय कुछ देर बाद दूंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं लैंडिंग गियर की। ये लैंडिंग व्हील तीनों में से किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम से डाउन हो सकता था। इवन हाइड्रोलिक फेलियर के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके लैंडिंग गियर को डाउन किया जा सकता था। अगर इससे भी काम ना बने तो आपको याद होगा ये वीडियो जिसमें मैंने बोइंग 737-800 को उड़ाना सिखाया था। तब मैंने आपको बताया था ग्रेविटी एक्सटेंशन के बारे में। दरअसल सीट के पीछे 3 लीवर होता है जो मैकेनिकली व्हील से कनेक्टेड होता है। इन तीनों को खींचने से सारे व्हील्स ओपन हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर के बाद भी। लेकिन इस प्लेन में फिर भी व्हील्स ओपन नहीं हुआ। क्या पायलट भूल चुके थे कि हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम के बाद भी एक ऑप्शन है व्हील्स को ओपन करने के लिए? आखिर व्हील ओपन क्यों नहीं हुआ ये हमें जांच के बाद ही पता चलेगा। अब मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को मेरी ओपिनियन सही नहीं लगती। अगर आपको नहीं सुनना है तो यहाँ से वीडियो कट करके आप जा सकते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पर लगता है कि प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि बर्ड स्ट्राइक और हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों अलग अलग चीज है। प्लेन के लैंडिंग के वक्त हम देख सकते हैं प्लेन एकदम स्मूथ लैंडिंग करता है। इट मीन्स प्लेन का सारा कंट्रोल सरफेस सही से काम कर रहा होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिव हो। अब सवाल ये आता है कि राइट इंजन का रिवर्स थ्रस्ट ऑन कैसे हो गया जबकि लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट ऑन नहीं है? दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है पायलट ने प्लेन को बेली लैंडिंग कराने के लिए इंजन को ऑफ कर दिया होगा।
इस तरह के लैंडिंग में रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुझे लगता है पायलट ने ये कोशिश किया होगा कि दोनों इंजन का रिवर्स थ्रस्ट बंद ही रहे, लेकिन क्योंकि एक इंजन में बर्ड स्ट्राइक हो चुका था, इसलिए गलती से प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट ऑन हो गया होगा। आज पूरे इंटरनेट में ये डिस्कस हो रहा है कि पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट को ऑन किया, जबकि हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से एक रिवर्स थ्रस्ट ऑन नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट कभी ऑन किया ही नहीं, इसलिए पहले इंजन का रिवर्स थ्रस्ट ऑफ है और दूसरे इंजन का रिवर्स थ्रस्ट भी ऑफ होना चाहिए था, लेकिन बर्ड स्ट्राइक के कारण ऑफ नहीं हुआ। इस हादसे के बारे में एक और चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेन सुबह के 9 बजे पहला लैंडिंग अटेम्प्ट किया और इस अटेम्प्ट के बाद 3 से 7 मिनट के अंदर ही प्लेन गो अराउंड करके वापस से लैंड भी कर गया और ये क्रैश हो गया। इतना करने में कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का वक्त लगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का भी वक्त लेकर बात करें तो 7 मिनट का समय बहुत कम है। बेली लैंडिंग के सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्लेन को लैंडिंग कराना, सिंगल इंजन की मदद से किसी प्लेन को बेली लैंडिंग कराने का प्रोसेस एक चेकलिस्ट में लिखा होता है कैसे पायलट को क्या क्या स्टेप्स लेना है। लेकिन 3 से 7 मिनट का वक्त, इस समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि पायलट ने जल्दबाजी में प्लेन को लैंड करा दिया। बेली लैंडिंग में सबसे बड़ा रूल ये होता है कि प्लेन के टैंक में आग ना लगे, इसके लिए प्लेन के टैंक के फ्यूल को खाली करना पड़ता है। इसके लिए फ्यूल को हवा में ही डंप कर दिया जाता है और मिनिमम से मिनिमम फ्यूल रखा जाता है प्लेन के टैंक में, ताकि इन केस अगर ये कहीं क्रैश हो जाए तो आग लगने की संभावना कम हो जाए। लेकिन बोइंग 737 के केस में इसके विंग्स में कोई भी ऐसा नोजल नहीं होता जिससे कि फ्यूल को हवा में ही डंप कर दिया जाए। इसलिए ऐसे केस में बोइंग 737 या इसके जैसे प्लेन्स को तब तक हवा में उड़ाना पड़ता है जब तक कि टैंक का फ्यूल खत्म होकर मिनिमम तक ना पहुंच जाए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पायलट ने गलत स्टेप्स ले लिया। उन्होंने पैनिक में आकर जल्दी जल्दी प्लेन को लैंड करा दिया, जबकि उन्हें सबसे पहले प्लेन के टैंक के फ्यूल को बर्न करना था। यहाँ पर पायलट के साथ कंडीशन कैसा रहा होगा? क्या वो फ्यूल को बर्न करने के लिए 1 आध घंटे तक और प्लेन को उड़ा सकते थे या नहीं, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अगर उड़ा सकते थे तो उन्हें उड़ाना चाहिए था, फ्यूल को बर्न करके मिनिमम तक पहुंचाना चाहिए था। एक और गलती जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, इस एयरपोर्ट में यहाँ पर जो आईएलएस एंटीना है वो एक कंक्रीट के दीवार में है, जबकि जो कंक्रीट वाला पार्ट होता है उसे जमीन के बराबर ही होना चाहिए था, ताकि अगर कोई प्लेन गलती से अगर रनवे के बाहर चला जाए तो ये इन एंटीना से टकराएगा और धीरे धीरे टकराते हुए प्लेन की रफ्तार कम होती जाएगी। लेकिन अगर ये प्लेन किसी ठोस कंक्रीट से टकरा जाएगा तो प्लेन की सारी काइनेटिक एनर्जी मिलकर प्लेन को डैमेज करने में लगा देगा और ऐसा होने से प्लेन चूर चूर हो सकता है। इसलिए बेटर ऑप्शन यही रहता है कि प्लेन फिसलते हुए जितना दूर जाए, एंटीना तोड़े, पेड़ों से टकराए, ये सब चलेगा। रास्ते के ये ऑब्जेक्ट्स प्लेन को धीमा करने में ही मदद करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस एयरपोर्ट में आईएलएस के इंस्टॉलेशन में भी बहुत बड़ी खामी थी। आईएलएस एंटीना के इंस्टॉलेशन में कंक्रीट का इस्तेमाल किया तो जाता है, लेकिन वो जमीन के बराबर ही रहता है, जमीन के ऊपर नहीं। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।